जिस चीज़ का डर था, जिस चीज़ का खदशा था, फाइनली वो हो गया है। इसराइल ने जहारियत का आगाज़ कर दिया है और इसराइल ने ईरान पर फ़िज़ाई हमला किया है, जिससे इसका आगाज़ हुआ है। और इसराइल के तेहरान, इस्फ़हान, अर्मिया, मरागा और हवाज़ पर हमले हो चुके हैं। ईरान की तरफ से पहले ही कहा गया था कि अगर ये हमला होता है तो जो भी मुमकिन रद्द-ए-अमल होगा वो यकीनी तौर पर दिया जाएगा और जवाबी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी यकीनी तौर पर वहाँ पर एमरजेंसी की ज़रूरत है और देखा जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। उसके साइंसदानों को, उनके कमांडर्स को बड़े पैमाने पर इस कार्रवाई में बिल्कुल ऐसा ही है। और सूरत हाल इस वक्त कितनी कशीदा हो सकती है आने वाले दिनों में, खित्ते के अंदर क्या सूरत हाल हो सकती है, हम जानेंगे। हमारे साथ ही मौजूद हैं मंसूर जाफर साहब, माहिर मशरक़ी वस्त अमूर। वेलकम टू शो कहते हैं आपको। सूरत हाल मंसूर जाफर साहब, इसकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? ऑलरेडी ईरान को कोई पेशगी इतला थी कि इस तरह का हमला इसराइल की जानिब से हो सकता है? और क्या इसराइल की लगामें इतनी खुली हैं कि इसराइल कभी भी किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है? इससे पहले हम देख रहे हैं गजा के अंदर जो सूरत हाल है, लाख कोशिशों के बावजूद या तमाम अक़वाम आलम के मना करने के बावजूद या आवाज़ उठाने के बावजूद भी वहाँ पर जो सूरत हाल है, उसके बाद अब ईरान के ऊपर इस तरह का अटैक किया जाना, निशाना बनाया जाना, क्या सूरत हाल इस वक्त आप समझ रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में पैदा हो सकती है? इसमें कोई शक नहीं है कि ये अमेरिका और इसराइल की बाहमी कन्वर्जेंस उसका ही नतीजा है। और इस वक्त दोनों जो हैं इस पूरे मामले में एक दूसरे के बाएतमाद साथी हैं। और बिलखुसूस अमेरिका की तरफ से इस हमले से पहले जो भी इक़दाम किए गए हैं, चाहे वो अपने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो उनके नॉन एसेंशियल डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसकी वेकेशन के हवाले से डिसीजन हो, या अपने इसराइल के अंदर जो खासतौर पे उनका जो सफारती हमला है उसकी नकलो हरकत को महदूद करने के लिए ट्राइबल एडवाइजरी हो, ये वो तमाम इक़दाम थे, ये तमाम वो चीज़ें थी कि जो इस बात का चुगली खाती हैं कि इसराइल के इस हमले के हवाले से बाकायदा एक होमवर्क जो है वो अमेरिका के साथ शेयर था। और अमेरिका जो है इस बात का मुकम्मल इल्म और इदराक रखता था कि इसराइल जल्द या बदेर जो है ये हमला करने जा रहा है। मंसूर साहब, अब यकीनी तौर पे ईरान को संभलने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा, लेकिन वो पहले ही कह चुके थे कि हम जवाबी कार्रवाई तो करेंगे और खित्ते के अंदर अमेरिकी हवाई अड्डों को खासतौर पे निशाना बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप के किरदार की, उनकी शख्सियत की, वो पीस मेकर को के तौर पर जाने जाते हैं और वो पसंद भी करते हैं इस चीज़ को कि वो जंगें रुकवाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? क्या ज़िद्दी और लाडले बच्चे का किरदार जो हमेशा की तरह इस बार भी नेतन्याहू ने, इसराइल ने अदा किया है, वो उनके काबू से बाहर है, या एक सोचा समझा प्लान है जिसके अंदर पूरी तरह से अमेरिका भी इन्वॉल्व है और उनके भी मफादात वाबस्ता हैं इसमें कोई शक नहीं थी कि ये अमेरिकी मर्जी और इतला के बगैर ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। और इस वक्त अगर इसराइल ने कोई हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा किया भी है तो उसको उसकी सजा देने के लिए इसराइल को अमेरिका को फौरी तौर पर उसकी फौजी इमदाद बंद करनी चाहिए। और उसे एक लिहाज से बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मंसूर जाफर साहब। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है वो कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक तरफा हमला किया गया इसराइल की जानिब से। इस तरह से बड़े जमा हो जाना अमेरिका का, और क्या समझते हैं कि फिर भी अमेरिका अपना दामन बचा पाएगा? क्योंकि इसराइल की जानिब से जो भी हमले किए जाते हैं वो गजा में हो या फिर ईरान के ऊपर हो, हम सब ये जानते हैं, पूरी दुनिया ये जानती है और ईरान भी बहुत अच्छे से जानता है कि इसके पीछे जो हाथ है वो अमेरिका का है, दस्तेराज वो अमेरिका का है। तो अब आप क्या समझते हैं कि ईरान को दो महाजों पर जंग लड़नी पड़ेगी, अलग अलग से, अमेरिका के साथ भी और इजराइल के साथ भी? देखिए जी, ये तो मैं समझता हूँ कि नामों का फर्क है। असल देखा जाए तो इसराइल जो है वो अमेरिका ही है। आप देखिए कि पूरी हिस्ट्री है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे पेश की जाने वाली करारदादें हों, उन्हें कौन वीटो करता है इसराइल के हक में? हमेशा अमेरिका ही वीटो करता चला है। अमेरिका ही उसे एक डिफेंस शील्ड, इस वक्त चाहे वो मिसाइल डिफेंस शील्ड हो या डिप्लोमेटिक डिफेंस शील्ड हो, वो तमाम की तमाम जो है उसकी फराहमी की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है। और इस वक्त पूरी इस जंग के दौरान, 20 माह की जंग के दौरान तकरीबन 8000 फ्लाइट्स हैं जिनके जरिए मुसलसल असले की फराहमी, गोला बारूद की फराहमी एक दिन के लिए नहीं रोकी गई। लिहाजा ये कहना कि इसराइल उनकी बात नहीं मानता, इस वक्त मैं समझता हूँ इससे बड़ी शायद द्रोह गोई नहीं हो या डबल स्टैंडर्ड ना हो। दुनिया जानती है इस बात को, चाहे रोबियो साहब जितने वर्जी स्टेटमेंट जारी करते रहे,
वजीर दफा जितना मर्जी शोरों होगा करें कि इसराइल ने हमारे पूछे लेकिन ये बगैर- बातें मानने वाली नहीं है, ये ढकोसला है और दुनिया इस ढकोसले में आने वाली नहीं है। मंसूर जाफरी साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सिंधु ने, दिफाई तजियाकार। कर्नल साहब, ये हुआ क्या यकायक? हम एक तरफ देख रहे थे कि बड़े संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी ऑफर्स हो रही हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो कहते हैं कि जी $3 ट्रिलियन से ज़ायद की ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जोहरी तनसीबात पर रसाई की बातें हो रही थी। अमेरिका भी मस्बत जवाब दे रहा था इसका। तो क्यों बाज नहीं रखा जा सका इसराइल को? क्यों इसराइल की जो जाहिरियत फैलाने की या पूरी दुनिया को आग में झोंकने की ख्वाहिश है वो पूरी होने जा रही है, अमन या सैनिटी प्रिवेल नहीं कर पा रही? देखिए, ये देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। इसराइल तो पहले भी ना सिर्फ इसका इजहार कर चुका है बल्कि ये मैनिफेस्ट भी कर चुका है कि इस रीजन के अंदर, जिसको वो ग्रेटर इसराइल भी कहता है, जिसमें वो पूरा मिडल ईस्ट शामिल करता है, या आप चलें हम उसको ग्रेटर मिडल ईस्ट कह लेते हैं, उसके अंदर वो पहले भी कह चुका है कि जो भी मुस्लिम, और ये सवाए इसराइल के इस रीजन के अंदर सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो वो पहले कह चुका है कि इस रीजन के अंदर जो भी कंट्री किसी एक मिलिट्री कैपेबिलिटी इस लेवल की हासिल करती है जो कि चाहे इसराइल के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट थ्रेट है, तो इसराइल उसको इस रीजन में बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसने ये मैनिफेस्ट करके भी दिखा दिया। आप इराक को देख लीजिए, आप सीरिया को देख लीजिए, लेबनान को देख लीजिए, लीबिया को देख लीजिए, तो ये सारी वन आफ्टर दी अदर, ये सारे वो मुल्क हैं जिनकी एक पोटेंट आर्मी होती थी, जिनकी एक वाइब्रेंट थी, एक इकोनॉमी थी, उस सब को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और अब जब इसराइल को लगा कि ईरान उस थ्रेशहोल्ड के करीब पहुंच गया है जहां पे उसकी जो कैपेबिलिटी है, अगर उसको एज पर इजरायली कैलकुलस अगर उसको डेटर ना किया गया, अगर उसको काउंटर ना किया गया, तो फिर शायद इजराइल इसके बाद उसको काउंटर ना कर सके। तो उन्होंने वो एक प्लान करके पहले एक एटमॉस्फेयर बनाया। पिछले 1.5-2 साल से आप देख रहे हैं कि वो उनके डिफरेंट ईरानी टारगेट्स को भी उन्होंने हिट किया। उनकी जो रेवोल्यूशनरी आर्मी है, उनके 2 जर्नैल जो हैं, उनको भी शहीद किया। तो कर्नल साहब, इसकी क्या इससे पहले मिसालें मिलती हैं, और क्या जंगें इस तरह से आगाज होता है उनका जिस तरह से इजराइल करना चाहता है, और मुस्लिम ममालिक को कोई भी इस कैपेबिलिटी के साथ अगर सामने आता है जोहरी ताकत के साथ, तो उसको इजराइल जो है वो ख़त्म कर देना चाहता है या उसको कमज़ोर कर देना चाहता है? इस तरह से जंगें शुरू होती हैं, या फिर आप समझते हैं कि ये जंग जो है इसके लिए पहले से ही प्लान कर लिया गया था, और अमेरिका जो इस वक्त हाथ झाड़ रहा है, अमेरिका की ही पुष्पनाही हासिल है और अमेरिका के ही दस्तरास में ये जंग शुरू की गई है, जो कि इजराइल की जानिब से कहा जा रहा है, उनके इदारे ये दावा कर रहे हैं कि 2 हफ्ते तक तो ईरान के साथ जंग जारी रहेगी? देखिए, ये जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, इनके आने से, एआई के आने से, प्रिसीजन गाइडेंस के आने से वॉरफेयर बिल्कुल चेंज हो गई है। और उसकी मैनिफेस्टेशन अब क्रूज मिसाइल्स के थ्रू होती है, उसकी मैनिफेस्टेशन अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स के थ्रू होती है, जिनको आप ना रोक सकते हैं, ना कंट्रोल कर सकते हैं, ना हिट कर सकते हैं, जिसकी मैनिफेस्टेशन अब ड्रोन्स के थ्रू होती है। तो अब वॉरफेयर पूरा चेंज हो गया है। पहले वॉरफेयर शुरू की जाती थी, उसका एक सेट पैटर्न होता था, वो उसकी एक लैडर थी जहां से वो शुरू होती थी, मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स होती थी, वो बॉर्डर्स पे जाते थे, एस्केलेशन होती थी, एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स होता था, और इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता था।